हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने कंप्लीट हो गए थे। आज की वीडियो में मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है उसके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। अगर आपने खुद के नहीं बना रखे तो आप वो ज़रूर से रिवाइज कर लो, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज उनमें लिखे होंगे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं गेट एग्ज़ाम में। और आज की वीडियो में हम देखें भी गए कि कैसे शॉर्ट नोट के बेस पे अगर आपको वो याद हैं तो आप डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये गेट 2010 में आया था, मैग्नेटोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये। टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड m ईच आर प्लेस्ड इन ए प्लेन एज शोन इन द फिगर। द एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन इज गिवन बाई। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपना होगा। सिमिलर ही है, अगर आपको वो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि दो डाइपोल मोमेंट है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m है। इंट्रैक्शन एनर्जी हमें निकालनी है। तो इंट्रैक्शन एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। इंट्रैक्शन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, शॉर्ट नोट्स में मैंने लिख भी रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, μ0/4πr³ m1.m2 -3m1.r³ इंटू m2.r³। ये फॉर्मूला हमारा होता है। m1 और m2 की मैग्नीट्यूड जो है वो हमें m ही गिवन है, और जहाँ पे जो r है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का। यहाँ पे कितना गिवन है, d गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा डिस्टेंस का वो क्या होगा, r³ वेक्टर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, μ0/4πd³ हो जाएगा। अब m1 और m2 की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में एंगल आपको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो m1.m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -3m1.r³ की वैल्यू क्या आएगी, m1 जो है कौन सा भी आप मान लो, m1 m2 वैल्यू तो m ही है उनकी। तो m1 और r³ के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो कितना है, 45 डिग्री है। तो क्या आएगा, m1 cos 45 डिग्री। एंड m2 और r³ के बीच में भी अगर आप एंगल देखते हो, r³ ये वेक्टर है और m2 ये है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना है, 45 डिग्री ही है। तो m2 इंटू में cos 45 वैल्यू क्या आती है हमारे पास, μ0/4πd³ -3m1 और m2 की वैल्यू क्या है, m ही है, m² हो गया। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और दो बार है तो स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है -3 μ0m²/8πd³। ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना 2011 में आया था। ए यूनिफॉर्म सरफेस करंट इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ओवर एन इनफाइनाइट सीट। एक इनफाइनाइट सीट आपको गिवन है XY प्लेन में, ये मान लेते हैं y डायरेक्शन है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, x² डायरेक्शन है। ठीक है, XY प्लेन में एक इनफाइनाइट सीट आपको गिवन है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है, और यूनिफॉर्म सरफेस करंट जो है, सरफेस करंट जो है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो सरफेस करंट है वो y डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि z ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगी, XY प्लेन जो है हमारा z = 0 पे है, तो z ग्रेटर देन 0 पे क्या वैल्यू होगी, एंड z लेस देन 0 के लिए क्या डायरेक्शन होगी। तो अगर z ग्रेटर देन 0 की हम बात करें तो XY प्लेन में इस टाइप से आपकी एक इनफाइनाइट सीट है ना। XY प्लेन हम इस टाइप से मान लेते हैं, z कैप डायरेक्शन जो है
वो हाइट वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि फ्लोर ही आप कंसिडर कर लो एक तरीके से, ठीक है। तो क्या गिवन है यहाँ पे कि वाई कैप डायरेक्शन जो है, वाई कैप डायरेक्शन है, उसमें आपको यूनिफॉर्म सरफेस करंट गिवन। अगर जेड ग्रेटर देन 0 की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है। राइट हैंड का यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे कि वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, पहले तो पाम रखेंगे हम सरफेस के ऊपर, जिस भी सरफेस पे हमें निकालनी है ना। फॉर एग्जांपल जेड ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो जेड ग्रेटर देन 0 के लिए ऊपर की तरफ से हम पाम रखेंगे और जो थंब है वो हमारा क्या होगा, सरफेस करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो जो फिंगर्स होंगे ना वो हमें क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो अगर वाई डायरेक्शन में हमने सरफेस करंट को, थंब को पॉइंट कर दिया तो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, एक्स डायरेक्शन आ रही है। कौन सी एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये आउटवर्ड वाली जो डायरेक्शन है वो हमने एक्स कैप डायरेक्शन मानी है, ठीक है। और अगर जेड लेस देन 0 की अगर हम बात करें तो इस टाइप से हमारा सरफेस है ना, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 0 की हम बात करें तो पाम को रखेंगे सरफेस पे, इस टाइप से हम पॉइंट करेंगे। अब ये क्या है कि हमने पॉइंट किया है वाई कैप डायरेक्शन में थंब को, तो थंब को वाई डायरेक्शन में जो सरफेस करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन से आप मैच करो। जेड ग्रेटर देन 0 के लिए डायरेक्शन हमारी क्या आ रही है, आई कैप आ रही है। जेड लेस देन 0 के लिए क्या आ रही है, माइनस आई कैप आ रही है। तो जो ए ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम is placed in a non-uniform magnetic field. If the position vector of the dipole is r, the torque acting on the dipole about the origin is. तो ये जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता भी होगा। जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होता है तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो 0 लगता है, और जो टॉर्क आएगा उस केस में वो हमारा किसकी वजह से आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से सिर्फ आएगा। वो कितना आएगा, m क्रॉस b आएगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे f जो है, फोर्स जो है वो नॉन जीरो होता है। तो टॉर्क हमारा किसकी वजह से आएगा, m क्रॉस b की वजह से भी होगा, प्लस r क्रॉस f की वजह से। f की वैल्यू हमारी क्या होगी, डेल m डॉट b होगी, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, माइनस ऑफ डेल u से। u जो है एनर्जी है जिसको हम m डॉट b से निकालते हैं ना, माइनस ऑफ m डॉट b से निकालते हैं। तो माइनस ऑफ डेल u से हम निकालेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो r क्रॉस f की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे होते डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ए वेक्टर पोटेंशियल ए डज नॉट रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नोट अलोंग द जेड कैप डायरेक्शन। ये जो वेक्टर पोटेंशियल ए आपको गिवन है, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या गिवन है, बी नोट इन द जेड कैप डायरेक्शन। कौन से वेक्टर पोटेंशियल से हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी बी की, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस ए से निकालते हैं। तो ऑप्शन से आप चेक करोगे, डेल क्रॉस ए हम निकालेंगे, जिसके लिए डेल क्रॉस ए की वैल्यू बी नोट जेड कैप नहीं आती, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट। अगर डेल क्रॉस ए की वैल्यू ये आ रही है उस केस में तो ए क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अगर नहीं आती है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, डेल क्रॉस ए। डेल क्रॉस ए की वैल्यू चेक करनी है कि ये वैल्यू आती है या नहीं। कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 0, बी नोट एक्स 0।
तो डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे, आई कैप इंटू में क्या आ जाएगा 0, जे कैप इंटू में 0, के कैप इंटू में बी नोट। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बी नोट जेड कैप मिल रही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, जो ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ए जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट डेल क्रॉस ए हम फाइंड आउट करेंगे बी ऑप्शन के लिए। तो बी ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, माइनस बी नोट वाई 0 एंड 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे, आई कैप इंटू में 0, जे कैप इंटू में 0, के कैप इंटू में माइनस बी नोट, है ना। तो वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन इसके साथ आएगा, माइनस ये है, तो बी नोट के कैप हमारे पास आ रहा है। तो जो ए है वो भी इसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, सी ऑप्शन आपका क्या है, बी नोट एक्स बाई 2, बी नोट वाई बाई 2 एंड 0। ठीक है, आप वैसे देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये दोनों ही हमारे दोनों ही मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ऐसे हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का अगर हम हाफ हाफ लेते हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आना चाहिए, बी नोट वाई के साथ में नेगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, दोनों का हमने क्या करना, हाफ हाफ करना है, तभी हमारे पास सम क्या आएगा, बी नोट के कैप आएगा। तो जो डी ऑप्शन है ना वो भी हमारा इनकरेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सोल्व भी करके देखोगे, आई कैप इंटू में 0, जे कैप इंटू में डेल बाई डेल एक्स इसका और डेल बाई डेल जेड इस टर्म का 0, के कैप इंटू में अगर हम देखें दिस एंड दिस, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो डेल क्रॉस ए जो है वो सी के लिए हमें क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एट ए सरफेस करंट विच वन ऑफ द मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन इज नॉट करेक्ट। आपको गिवन है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज कॉन्टिन्यूस, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इज कॉन्टिन्यूस एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो देख के भी पता चल रहा है कि इन दो में से तो आंसर मिलेगा ही एक तो, लेकिन क्योंकि एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको पता ही होने चाहिए कि बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती हैं। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बाउंड्री कंडीशंस पे क्वेश्चन जनरली बनता है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी हुई है, तो वो याद कर लो आप। तो बाउंड्री कंडीशन मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए क्या होती हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या हैं, क्योंकि डेल डॉट बी जो है वो 0 होता है, तो वहाँ से हमारी कंडीशन क्या आती है कि B1 परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर अबोव किसके इक्वल होगा, बी परपेंडिकुलर बिलो के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल कंपोनेंट जो है, नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। आपको बताना क्या है, नोट करेक्ट बताना है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं बाउंड्री पे, कॉन्टिन्यूस एट बाउंड्री। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है, एक स्केलर है, तो इसके लिए तो हम कंपोनेंट्स नहीं देखेंगे, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। ये तो क्या होगा, स्केलर है तो कॉन्टिन्यूस होगा बाउंड्री पे, लेकिन ये क्या है, एक वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा। तो क्योंकि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है वही क्या है, कॉन्टिन्यूस है बाउंड्री पे, तो उसका परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल दोनों ही कंपोनेंट क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे बाउंड्री पे। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कॉन्टिन्यूस, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज कॉन्टिन्यूस। तो नोट करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो नोट करेक्ट हो जाएगा। नोट करेक्ट ही हमसे पूछा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2013 में आया था। इन ए कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला अलोंग द जेड डायरेक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाथ इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल है, इन यूनिट्स ऑफ टेस्ला मीटर स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ कितनी है, 1/√2 मीटर है।
द नॉर्मल टू द लूप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री टू द जेड एक्सिस, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। द आंसर शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमें निकालना क्या है, लाइन इंटीग्रल निकालना है ए डॉट डी एल। तो लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल को हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एम से, वो क्या होता है बी डॉट डी एस। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट डी एस होता है। इंटीग्रेशन हम लेते हैं ओवर सरफेस, और अगर इसी को यहाँ पे हम क्या करें, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करें। यहाँ पे अगर हम यूज करें किसका, स्टोक्स कर्ल थ्योरम का, तो जो ओपन सरफेस इंटीग्रल है उसको हम क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम कैसे लिखेंगे, बी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए। स्टोक्स थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो ए होगा ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल को हम कैसे लिख सकते हैं, ओपन सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। ठीक है, यही होता है। और डेल क्रॉस ए हमारा क्या है, बी डॉट डी एस है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल जो है वो किसके इक्वल है, ओपन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस के इक्वल है। बी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0.6। एंड डी एस की अगर हम बात करें, ओवर द सरफेस इंटीग्रल हम लेंगे तो डी एस की वैल्यू क्या आएगी, साइड अगर हम मान के चलते हैं स्क्वायर की ए है तो ए स्क्वायर आएगा, लेकिन साइड यहाँ पे कितनी गिवन है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर होगा। और बी की जो डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो एंगल बिटवीन देम हम लेंगे। तो बी की डायरेक्शन तो कौन सी है, जेड कैप डायरेक्शन है। एंड नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर नॉर्मल का कंपोनेंट हम जेड कैप डायरेक्शन में देखेंगे तो वो कितना आएगा, कोस 60 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0.6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ गया कोस 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 0.6 डिवाइडेड बाई 1/4, 0.6 डिवाइडेड बाई 4 तो कितनी वैल्यू आती है, 0.15। 2 डेसिमल तक ही आपको बतानी थी, तो 0.15 जो है वो आंसर होगा। और आंसर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, टेस्ला है यूनिट इसकी। एंड डी एस की यूनिट क्या है, 1/√2 मीटर है। तो यहाँ से क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो आंसर जो आपको बताना था वो टेस्ला मीटर स्क्वायर में बताना था। ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है, ज़रूर से चेक कर लेना। कई बार हो सकता है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन होता, आप कन्वर्ट करना भूल जाओ, आंसर कुछ और निकल जाए। तो ज़रूर से चेक कर लो कि आपकी लास्ट में यूनिट क्या आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1 MeV इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आपको गिवन है 100 mm इज। तो ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी रिक्वायरमेंट होगी, एक नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन आपको गिवन है, तो उनकी एनर्जी अगर 1 MeV है, उनको अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट में रखें उसके लिए हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आपको गिवन है। तो अगर हम बात करें कि एक अगर हम बात करें कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, mv²/r होता है। ठीक है, m उस मास चार्ज पार्टिकल का, v उसकी वेलोसिटी एंड r जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस। और वो किसके इक्वल होना चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, कि उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, q उसका चार्ज v इंटू में b। ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब एक v से v कैंसिल हो जाएगा, और अगर mv की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो क्या आ रही है, qb इंटू में r आ रही है। ठीक है, mv हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, qbr आ रही है। आपको क्या गिवन है, प्रोटॉन की एनर्जी गिवन है 1 MeV। नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है तो प्रोटॉन की एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, p²/2mp से लिखेंगे। ये एनर्जी आपको गिवन है, p² की वैल्यू हम पुट कर देंगे q² b² r²/2mp।
तो यहाँ से देखोगे तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यूज हम पुट करेंगे, b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b स्क्वायर अगर आप देखो तो क्या आएगा 2mp e अपॉन क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 2 इंटू में mp आपको गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। e जो है वो 1 MeV है, तो 1 m के लिए अगर हम देखेंगे तो 10⁻6 आएगा। e की यूनिट जो है वो आपको गिवन है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। डिवाइड में क्या आएगा, q स्क्वायर प्रोटॉन का चार्ज वही है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 का क्या होगा स्क्वायर, एंड r का स्क्वायर। r जो है वो आपको किस में गिवन है, 100 मिलीमीटर में गिवन है। सारी की सारी यूनिट अपने CGS में है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितना आएगा 1/10 आएगा। 1/10 का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, या फिर 10⁻⁻2 आप लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू है वो एक पावर कैंसिल होगी, 2 इंटू में 1.67 क्या वैल्यू आती है 4, 2 इंटू में 6 3 एंड 3.34, और यहाँ पे 6 पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, -21 बचेगा। 10⁻⁻2 यहाँ पे है और 19 यहाँ पे है, 10⁻⁻21 ही नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी पावर। नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1.6। तो इनको हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 2.078 कुछ आती है। b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो b की वैल्यू हमें निकालनी है। स्क्वायर रूट लेंगे 2.08 का, कितनी वैल्यू आएगी, सोल्व कर लेना। 1.44 जो है वो वैल्यू आती है, और कितनी आती है वो टेस्ला आती है CGS यूनिट में, उसी में हमें निकालनी थी। तो वैल्यू क्या आ रही है 1.44। तो ध्यान रखो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो CGS सिस्टम में है, और उसके लिए हमें रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखो, ये सब यूनिट्स का जरूर से ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिव्स राइज टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नोट के कैप। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं कि इनमें से कौन सा वेक्टर पोटेंशियल जो है A वेक्टर पोटेंशियल वो किस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, B नोट के कैप को। अगर डेल क्रॉस A हम लेते हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, B नोट के कैप आनी चाहिए। तो ऑप्शन से आप चेक करो कि डेल क्रॉस A अगर हम लेते हैं तो कौन से के लिए ये वैल्यू आती है, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। A ऑप्शन की अगर हम बात करें, डेल क्रॉस A अगर हम निकालेंगे I कैप J कैप K कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, आई होप निकाल लोगे आप ये। B नोट 0 है यहाँ पे 0, B नोट Z। तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए डेल क्रॉस A जब हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, A की वैल्यू गिवन है B नोट माइनस B नोट X। तो आप सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारी माइनस B नोट K कैप आती है, जो कि B नोट K कैप नहीं आ रही, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। C ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप देख लेना निकाल के, इजी ही है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट I इज m। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है स्क्वायर लूप का। स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है जब I करंट फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है। और अगर हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, करंट जितना फ्लो कर रहा है इनटू में एरिया उसका, है ना। करंट जितना फ्लो कर रहा है इनटू में क्या होता है, एरिया स्क्वायर लूप का। तो एरिया अगर साइड A हम बात करते हैं तो A स्क्वायर होगा। डायरेक्शन हम निकालते हैं करंट से ही, तो अगर करंट फ्लो की यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, वैसे ही बता रही हूँ मैं। अगर ये हमारी डायरेक्शन है करंट फ्लो की, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो अगर ये हमारी डायरेक्शन है करंट फ्लो की, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फिंगर से हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे एंड थंब हमारा क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो आउटवर्ड आएगा, इस सरफेस से आउटवर्ड जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारा m की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारा स्क्वायर लूप के लिए जो आपको गिवन है कि उसकी वैल्यू कितनी है, m है। I A स्क्वायर को हमने क्या माना है, m माना है।
इफ दिस लूप इज चेंज टू ए सर्कुलर शेप, अगर इसी लूप को हम सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं विद द सेम करंट आई पासिंग थ्रू इट, एंड सेम करंट आई ही इसमें फ्लो कर रहा है, पासिंग थ्रू इट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकम्स, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा हम उसको एम डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या आती है, पी एम अपॉन पाई आती है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा एम डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, करंट तो आई ही फ्लो कर रहा है लेकिन इसका एरिया आएगा इनटू में, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आर रेडियस है तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये जो लूप थी उसी से हमने एक सर्कुलर लूप बनाई है, तो इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें, अगर साइड ए है तो वो कितना आएगा 4a, और इसकी अगर हम बात करें तो कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेंगे और r की वैल्यू क्या आती है 2a अपॉन पाई आती है, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एम डैश की वैल्यू क्या आएगी i इंटू में पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो एक पाई से पाई कैंसिल होगा और i इंटू में a स्क्वायर हमारा क्या है m है, तो 4m अपॉन पाई ये वैल्यू आ रही है। और क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, pm अपॉन पाई गिवन है, तो p की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द XY प्लेन इज बाउंड्री बिटवीन फ्री स्पेस एंड ए मैग्नेटिक मटेरियल विद परमिएबिलिटी म्यू आर, द मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आपको बताना है। तो XY प्लेन जो है, XY प्लेन मतलब z इज इक्वल टू 0, वो हमारी क्या है एक बाउंड्री है, और उसके ऊपर अगर हम मान के चलें तो यहाँ पे क्या है एयर है, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी परमिएबिलिटी आपको गिवन है म्यू आर, और यहाँ पे एयर के लिए फ्री स्पेस के लिए आपको क्या गिवन है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इस मीडियम को मैं मान लेती हूँ 1 और ये मीडियम है हमारा 2। यूज किसका करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि बी परपेंडिकुलर जो है अबव 1 मीडियम में, वो बी परपेंडिकुलर बिलो के इक्वल होता है। ठीक है, दो बी परपेंडिकुलर 1 रीजन का क्या होगा, जो एक्स वाई को छोड़ के, जेड कंपोनेंट क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, जेड वाला परपेंडिकुलर होगा। तो बी जेड के कैप जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी जेड। तो B2 के लिए जो होगा, B2 परपेंडिकुलर जो है वो भी हमारा क्या आ रहा है, बी जेड के कैप ही आ रहा है। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन होती कि H पैरेलल जो है अबव वो किसके इक्वल होता है, H पैरेलल बिलो के इक्वल होता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडीशंस देखी थी, यहाँ पे H की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन म्यू होती है। म्यू फ्री स्पेस के लिए म्यू नोट आ जाएगा, किसी भी अदर मीडियम के लिए म्यू नोट इंटू में म्यू आर आ जाएगा। तो H पैरेलल अबव की अगर हम बात करें तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, B के टर्म्स में हम लिखेंगे तो क्या आ रहा है, B एक्स आई कैप अपॉन म्यू नोट, और वो इधर किसके इक्वल होगा, B पैरेलल बिलो B2 पैरेलल हम लेके चलेंगे अपॉन क्या आएगा, म्यू नोट इंटू में म्यू आर। तो जो B2 का पैरेलल कंपोनेंट है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नोट से म्यू नोट तो कैंसिल होगा, म्यू आर बी एक्स आई कैप। तो B2 हमारा क्या आ जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या है, म्यू आर बी एक्स आई कैप, प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सेम ही है बी जेड के कैप। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है गेट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।